हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके बिहार शिक्षक भर्ती में इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। कहें तो बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक भूमिका है। यदि हम लोग पीआरटी की बात करें तो जितने भी प्रश्न आपके इतिहास में पूछे जाते हैं, सारा का सारा प्रश्न जो है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही पूछा जाता है। यदि हम लोग 40 नंबर जीएस की बात करें टीजीटी पीजीटी में, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही 8 का 8 प्रश्न वहाँ पे पूछा जाता है। और आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम लोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ लें, क्योंकि ये जो आज का जो हमारा जो क्लास आधारित है वह एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा भी बातें हैं जो आपकी एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज दूसरा चरण हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में बांट करके समझने की कोशिश की है। पहला जो चरण था जिसको हम लोग नरमपंथी चरण कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं, 1885 से लेकर के 1905, 1885 से 1905 के कालखंडों को हम लोग नरमपंथी युग भी कहते हैं, है ना। और बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्तित्व का एक निर्धारण किया जाता है, विचारों का, सब खेल है विचारों का है। क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्तित्व हैं उनका व्यवहार अलग है, उनका विचार अलग है, उनकी नीतियाँ अलग हैं, उनका तरीका अलग है। और दूसरा चरण हम लोग जो देखेंगे, दूसरा चरण हो जाएगा जिसको हम लोग उग्रवादी चरण बोलते हैं, गर्मपंथी चरण बोलते हैं। और ये चरण 1905 से लेकर के 1919 के बीच में रखा गया है। यानी कि 1905 और 1919 के बीच में पूछा जा सकता है आपसे कि गर्मपंथी उग्रवादी चरण का काल कब से कब माना गया है। तो यह 1905 से लेकर के 1919 के बीच में इसको रखा गया। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण हो जाएगा, और ये दूसरा चरण है 1905 से लेकर के 1919 तक का, है ना। 1905 से 1919 तक का ये चरण हो जाता है। तो चरण भी याद रखना जरूरी है, चरण से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। जैसे हम लोग नरमपंथी या उदारवादी चरण की अगर हम लोग बात करें, है ना, उदारवादी चरण की, तो यह उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 के काल को कहा जाता है, याद रखिएगा। 1885 से 1905। और यही 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। और कांग्रेस में जब भी हम पढ़ते हैं तो कांग्रेस के अधिवेशन से सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी में हो चाहे किसी भी एग्जाम हो। तो हमें ये याद रखना होगा कि 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, जो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और भी बता दें, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात समझना होगा, याद करना होगा, इस चीज़ को जानना होगा कि यदि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका संदर्भ हमें बिहार मिलना ही चाहिए। अगर बिहार के संदर्भ में आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी को अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके पास प्रश्न बीपीएससी के द्वारा आएगा, लेकिन आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, प्राथमिकता सबसे पहले यूट्यूब पे अगर हम लोग बात करें तो आप बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बात को जानते होंगे, कोई नहीं पढ़ा रहा था उस पीरियड में, हम सिर्फ एससीईआरटी का क्लास पढ़ा रहे थे, एससीईआरटी बुक पढ़ा रहे थे, उसका निचोड़ पढ़ा रहे थे, दोनों पढ़ा रहे थे। और हम ये बात कहते हैं क्योंकि ऑलरेडी अध्यक्ष साहब ने, बीपीएससी के अध्यक्ष ने ये बात कहा था कि आपको टीचर बनना है तो आपको किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। और किताबों में कौन सा किताब, तो एससीईआरटी जो बिहार सरकार की किताबें हैं और एनसीईआरटी जो नेशनल किताबें हैं उसको पढ़ के आइए, तो सारा का सारा प्रश्न जो है बन जाएगा। और 100% अगर कोई भी विद्यार्थी इन प्रश्नों को, अगर इन किताबों को संदर्भ लेकर के पढ़ता है तो निश्चित तौर पे उससे सारे के सारे प्रश्न जो है बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पहला चरण जो था, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग 3 भागों में जब बांटे तो पहला चरण को हम लोगों ने पढ़ चुका है।
1885 से लेकर के 1905 के काल को नरमपंथी और उदारवादी चरण के रूप में हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने समाप्त किया। उसके बाद जो हम लोग दूसरा अगला जो चरण हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपको गर्मपंथी उग्रवादी चरण कहते हैं। और इस चरण को याद रखिए डेट के तौर पे 1905 से लेकर के 1919 के मध्य में। यहाँ पर देखिए इस चरण में गर्मपंथियों का प्रभाव अधिक था, जब नरमपंथी व्यक्तित्व का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। देखिए आपके जीवन में इसका सबसे ज़्यादा मतलब असर डालता है। आप किसके साथ रहते हैं, आपके अगल बगल में कौन है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी, टीचर की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कहीं आप पटना है, तो किसके साथ हैं, है ना, ये बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके संगत से रंगत बदल जाती है, ये हम ही नहीं कहते, आपके घर परिवार में, है ना, माता पिता बुजुर्ग भी ये बात कहते होंगे। इसलिए किसी फिलोसफर ने ये बात कहा था कि तुम अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में हमें बता दो, हम तुम्हारा भविष्य आज ही लिख देते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यक्तित्व, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग नरमपंथी ये नहीं कि वो शांत स्वभाव से थे। दादा भाई नौरोजी तो नरमपंथी थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के प्रमुख नेता थे। उग्रवादी विचारधारा को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रश्रय दिया तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया, लेकिन उन्होंने अपना गुरु किसको स्वीकार किया, दादा भाई नौरोजी को। तो सवाल यहाँ विचारों का है, सवाल व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं कि व्यवहार में ये चीज़ें हैं, सब मायने यहाँ व्यवहार, ये आपके विचार का होता है। आज भी लड़ाई हमारे भारत में विचार को लेकर की होती है। तो यहाँ पर कहता है कि इस चरण में गर्मपंथियों का प्रभाव क्या था, अधिक था। और 1885 से 1905 के बीच में जो नरमपंथी लोग थे उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता था। इसलिए उस युग को हम लोग, उस काल को, उस चरण को हम लोग नरमपंथी चरण के नाम से जानते हैं। और इस चरण में सबसे ज़्यादा जो व्यक्तित्व है वह गर्मपंथियों का रहा है, जिसमें प्रमुख नेता हैं लाला लाजपत राय, जैसे आप जानते होंगे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, जिसमें लाला लाजपत राय हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं और अरविंद घोष हैं। ये गर्म दल के सबसे यानी कि प्रमुख नेता थे ये लोग। त्रिमूर्ति कहा जाता है, त्रिमूर्ति, है ना, त्रिमूर्ति कहा जाता है, लाल बाल पाल। और सबसे ज़्यादा भूमिका बाल गंगाधर तिलक की रही है, सबसे ज़्यादा। राष्ट्रीय नेताओं में जितना बार सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार जेल जाने वाला व्यक्ति यही बाल गंगाधर तिलक ही है। राष्ट्रीय चेतना हमेशा कमज़ोर पड़ा। इन लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में योगदान देने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखिएगा कुछ काम, जैसे आप देखते होंगे जो गर्मपंथी जो लोग होते हैं हमेशा नाराज क्यों है नरमपंथियों से, क्या वजह है, हमेशा दोनों टकरा जाते हैं, क्या चाहते हैं। तो दोनों के विचारों में अंतर, दोनों के प्रभाव में अंतर और दोनों के तरीकों में अंतर आज समझ में आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे गर्मपंथी नेताओं में लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष हो जाते हैं। और गर्मपंथियों के उद्भव का कारण क्या था, उद्भव का कारण क्या था। अगर गर्मपंथियों की बात को स्वीकार कर लिया जाता नरमपंथियों के द्वारा तो गर्मपंथी कभी उत्पन्न ही नहीं होते, पैदा ही नहीं होते। जब आपकी बात को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, जब आपकी बात को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, तो आप अपनी बात को कहीं रखने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म खोजते हैं। और यही चीज़ें हुआ यहाँ पर। सबसे पहली बात, भारतीय नरमपंथियों से क्या थी, ये असंतुष्ट थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा थी और कुछ ऐसे नेता थे जो उग्रपंथी थे, कहें तो हर चीज़ तुरंत ही चाहिए था। जैसे में यहाँ पर देखेंगे 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में अकाल पड़ा, प्लेग पड़ा। यहाँ तक कहा जाता है कि जिस समय भारत में अकाल पड़ा था उस समय ब्रिटिश हुकूमत में इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया।
लोग अनाज की वजह से भूखे मारे जा रहे थे, और ये भी कहा जाता है कि कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मरे हुए लाश को भी खा रहे थे। ऐसी स्थिति खराब हो गई, लेकिन नरमपंथियों को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जितना उग्र गर्मपंथी हो गए यहाँ पर, उतना उग्रता नरमपंथियों में नहीं दिखाई दिया, है ना। यानी कि 19वीं शताब्दी की अंतिम दशक में भारत में अकाल और प्लेग की स्थिति थी, तथा ब्रिटिश सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण भारतीय जनता में असंतोष था। जैसे में यहाँ पर देखिए, बाल गंगाधर, सॉरी उसको छोड़िए, अभी ये कर्जन को देखिए, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ क्या थी। कर्जन जब भारत में आया तो ऑलरेडी कम से कम 4 या 5 बार वह बंगाल का भ्रमण कर चुका था। जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ के राजनीति के बारे में, वहाँ के सामाजिक के बारे में, है ना, और वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में आपको पता चलता है। क्या वजह था कर्जन बार बार बंगाल जा रहा था? कर्जन को वहाँ जाना, ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि कर्जन इसलिए वो बार बार जा रहा था कि वो देखना चाहता था कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का विकास कितना तेजी से हो रहा है। और ये बात समझ में आ गया था, ये बात कर्जन को समझ में आ गई थी कि यदि हम यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकता जो दिख रही है, जो प्रेम और मोहब्बत दिख रहा है, यदि इसको तोड़ा नहीं गया तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा दिनों तक रहना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह था, वो चाहता था कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना को तोड़ दिया जाए, शांत कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और यही वजह था कि इसने ये कहा कि हम प्रशासनिक और सुविधा के वजह से बंगाल को विभाजन करना चाहते हैं। और उसके पहले बहुत ऐसी नीतियाँ थी जो भारत के लोगों को असंतोष ही नहीं बल्कि असंतुष्ट भी कर दिया पहले से ही। जैसे में हम लोग देखते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल का विभाजन हो जाता है। विवेकानंद जी के कारण भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार हो रहा था, जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास क्या हुआ? बढ़ा। अब यहाँ पर कारणों में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा कारण आपको दिखने लगेगा। आप देखते होंगे 1893 में जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद की प्रकाष्ठा सबसे चरम पर थी, यानी कि विदेशों में इनकी जो पताका थी, इनकी जो चर्चा थी, सबसे ज़्यादा हो रही थी। इससे भारतीयों के मन में जो विश्वास है, वह आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था। वह आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखेंगे इस समय पूरे विश्व में उग्र राष्ट्रवाद की लहर थी, जिसने भारत को भी प्रभावित किया। प्रभावित किया। यानी कि इस पूरे विश्व में उग्र राष्ट्रवाद की लहर थी, जिसने भारत को भी प्रभावित किया। कहने का मतलब है कि इस समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत में ही ऐसी चीज़ें हो रही थी, विदेशों में भी, अन्य देशों में भी उग्रता सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही थी। उग्रता जैसे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर समझिए 1895 ईस्वी में जापान ने चीन को हरा दिया था। एक छोटा सा कंट्री एकजुट हो करके, यानी कि जापान ने चीन को क्या कर दिया? हरा दिया। कब? 1895 में। दूसरा कारण देखिए, 1896 में इथियोपिया ने इटली को हरा दिया, और 1905 में जापान ने रूस को भी हरा दिया, और दक्षिण अफ्रीका का बोअर विद्रोह भी हो रहा था। भारत के लोगों को अब ये बात समझ में आ रही थी कि छोटा छोटा कंट्री भी है, अगर उसके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो जाए, अगर वो एकजुट हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या यदि जापान के द्वारा चीन को हराया जा सकता है, इथियोपिया जो छोटा सा कंट्री है, इटली को हराया जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा अपना एक वर्चस्व स्थापित किया था, उस वर्चस्व को तोड़ सकता है, तो फिर हम एकजुट होकर के क्यों नहीं ब्रिटिश हुकूमत के सामने खड़ा हो सकते हैं? तो यह भी एक कारण था उनके उत्थान में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन में प्राचीन भारत का गौरव ज्ञान किया गया। इससे भारतीयों का आत्मविश्वास क्या हुआ? बढ़ा। कैसे बढ़ गया?
अगर आपको ये बात कहे कि आपकी विरासत, जैसे बिहार की बात किया जाए, तो यही बिहार, यही पाटलिपुत्र जहाँ से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यही पाटलिपुत्र जो अखंड भारत का निर्माण किया था। अगर आप इसे भूल गए हैं तो इसे याद रखिए, तो आपको कितना गर्व महसूस होगा। यही पाटलिपुत्र, यही बिहार की धरती जो महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि रही, और यही बिहार ने पूरी दुनिया को करुणा का सीख सिखाया। तो सोच के देखिए, आपके मन के अंदर कितना गर्व फील होगा कि क्या बात है, जो पूरे विश्व के किसी भी क्षेत्र में वो दिखता नहीं, वो आपके बिहार में है। तो सोचिए क्या हाल होगा। यही पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक सम्राट का शासन व्यवस्था था, जो पूरे अखंड भारत में उसने अपने राज्य को स्थापित किया। वैसा साम्राज्य आज तक कोई स्थापित नहीं कर पाया। अगर ये बात आपको कोई बता दे तो कितना गर्व महसूस होगा, सोचने वाली बात है। तो ऐसे ही हो रहा था यहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारत का जो गौरव ज्ञान किया जा रहा था, इससे भारतीयों में क्या क्या बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब भारत में आया तो भारत के लोगों को क्या से क्या नहीं कहा, भारत के लोगों को असभ्य कहा, गाली दिया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जाति के लोगों को गाली दिया था, सारे लोगों को गाली दिया था, सबको ये बात कही थी, है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे गर्मपंथियों की विचारधारा क्या है। गर्मपंथियों की विचारधारा क्या है, नरमपंथियों की विचारधारा तो हम लोगों ने देखा, अभी गर्मपंथियों की विचारधारा भी देख लेते हैं। गर्मपंथियों के अनुसार अंग्रेजों का शासन क्या है, साम्राज्यवादी प्रकार का है, साम्राज्यवादी प्रकार का है। यहाँ पर उग्रपंथी क्या कह रहे हैं, और नरमपंथी कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन कैसा है, देवता का वरदान के समान है। दुनिया की सबसे खूबसूरत शासन व्यवस्था किसका है, तो ब्रिटिश हुकूमत का है, यह नरमपंथी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उग्रपंथी जो है, गर्म दल के जो व्यक्ति हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि अंग्रेजों का शासन क्या है, साम्राज्यवादी प्रकार का है। इनके अनुसार अंग्रेज औपनिवेशिक तथा शोषणकारी प्रकृति के हैं, शोषणकारी हैं, उत्पीड़न करते हैं, लोगों को सताते हैं, तड़पाते हैं, परेशान करते हैं, और उनकी धन संपत्ति को बर्बाद करते हैं, लूटते हैं, है ना, दया दृष्टि नहीं करते हैं। यह उग्रपंथी लोग कहते हैं, गर्मपंथी लोग कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग उदारवादी और नरमपंथियों की अगर बात को हम लोग देखें, तो उनका मानना है कि अंग्रेजी सरकार में विश्वास रखो, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि अंग्रेजी सरकार जब तक भारत में रहेगी, भारत का हित ही होगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था अच्छी होगी, बेहतर होगा। ये नरमपंथियों का विचार था, उनका ये मानना था। लेकिन गर्मपंथी क्या सोच रहे हैं, गर्मपंथी सोचते हैं कि नहीं, औपनिवेशिक जो सरकार है ना, वो क्या है, वो शोषणकारी है ना, लोगों का खून क्या करती है, चूसती है। यहाँ पर देखिए, हालांकि भारतीय राजनीतिक रूप से चैतन्य नहीं है, फिर भी इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तरदायित्व देने से उत्तरदायित्व की क्षमताएं क्या होती है, विकसित होती है। कभी कभी एक चीज और भी समझिएगा, हर लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है, हर लोगों के जीवन में एक दिन वो समय आता है, अगर आप अभी माँ बाप की बदौलत जितना उछलते होंगे, जब अपने पैरों पे आप खड़ा होंगे तो सारा उछलना, सारा मौज मस्ती करना गायब हो जाएगा। कहने का मतलब है, जब उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आएगी, तब उस समय आपको ये बात समझ में आएगा कि आज जो हम मस्ती कर रहे थे, अगर उस वक्त अपने माँ बाप की बात को स्वीकार कर लिए होते तो आज ये हाल देखना नहीं पड़ता। गर्मपंथियों की बात समझ में आ जाती है कि नहीं, कोई बात नहीं, वो समय इंतजार हम नहीं करेंगे। नरमपंथी सोचते हैं कोई बात नहीं, समय आएगा। लेकिन उग्रपंथी जो है, गर्मपंथी है, वो इंतजार नहीं करना चाहते, है ना, बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर उत्तरदायित्व देने से उत्तरदायित्व की क्या होगी, क्षमता विकसित हो जाए, पहले दो तो सही इसको। वही चाहते थे, राष्ट्रीय आंदोलन को हड़ताल, जुलूस तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से चलाया जाना चाहिए, उनका ये मानना था। लेकिन यहाँ पे ये नरमपंथियों का क्या है, लेटर लिखिए, अनुनय विनय करिए, प्रेम मोहब्बत से काम को चलवाइए, अपनी बातें उनके सामने, है ना, आदरणीय तरीके से रखिए। लेकिन ये गर्मपंथी वैसा नहीं करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हड़ताल करना चाहिए, जुलूस करना चाहिए, और प्रदर्शनी भी करना चाहिए अपने हक और अधिकारों के लिए। उसके बाद
यहाँ पर देखते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। उनका ये मानना है कि यहाँ पर देखिएगा जो नरमपंथी है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जब 1915 में पहुँचते हैं भारत में, तो 15 में उस समय आते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम विश्व युद्ध है वह प्रारंभ होता है, और उसी पीरियड में यानी कि 1915 में महात्मा गांधी कब आते हैं, भारत आते हैं 1915 में, और आने के बाद भारत के लोगों से अपील करते हैं और भारत के युवाओं से कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के उसका साथ देना चाहिए। इससे खुश होकर के अंग्रेजी सरकार है ना सिपाही यानी कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि देता है। यानी कि उस समय भी अंग्रेजी सरकार में सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा महात्मा गांधी को होता है। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग नरमपंथियों की बात करें तो नरमपंथियों को तो ऐसा लगता था कि अंग्रेजी सरकार हमारे भारत के लिए क्या है, भगवान के समान है, ईश्वर के समान है, उनका ये मानना था। उन्होंने क्या किया गर्मपंथियों ने कि भाई स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो। यहाँ पे एक बात और भी है, जो गर्मपंथी हैं इस चीज़ को समझ जाते हैं कि सबका जड़ कहाँ पे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या चाहती है यहाँ पे, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी से ही पता चलता है कंपनी हमेशा फायदे के लिए ही स्थापित किया जाता है, और फायदे के लिए, और वो भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात हो रही है तो इतना याद रखिएगा कि अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाता है। और ये बात गर्मपंथियों को पता चल जाती है। यही वजह है कि वो लोग क्या करते हैं, इसके केंद्र पर ही फोकस करते हैं। जैसे अगर मानते हैं कि आपको पटना का है ना, पटना के हर घर का बत्ती गुल करना है, तो हर घर में जाने की जरूरत नहीं है। हर घर में जाकर के उसका मरकरी मत फोड़िए, है ना, उस क्षेत्र का सेंटर देखिए जहाँ से ट्रांसफार्मर जो पूरे पटना में क्या करता है ना, बिजली का सप्लाई करता है, उसको उड़ा दीजिए, सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। है ना, बात समझ में आ रहा। गर्मपंथियों को ये बात समझ में आ रही थी कि नहीं, हमें क्या करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए तो स्वदेशी वस्तुएं ऑलरेडी लोग अपनाना शुरू कर देगा, और जैसे ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा वो कमजोर होगा। किसका मानना था, किसका विचार था, तो गर्मपंथियों का विचार था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इससे एक चीज और भी हुआ भारत में फायदा, इसे स्वदेशी जो वस्तुएं थी ये डेवलप होने लगा, और विदेशी वस्तुओं पर है ना धीरे धीरे कंट्रोल भी होने लगा। और यही वजह था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात समझ में आ गई कि यदि हम इस गर्मपंथियों को कुचलेंगे नहीं तो फिर हमारा व्यापार जो है वो ठप पड़ जाएगा। और यही वजह था कि गर्मपंथियों को कुचलने में थोड़ा भी कसर नहीं उठाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गर्मपंथियों को बात समझ में आ जाती है कि प्यार मोहब्बत से, जैसे आप देखते हैं ना, हम भारत के लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए सड़क पे जल्दी उतर नहीं पाते हैं, है ना। जहाँ पर लोग मंदिरों के रास्ते में सबसे ज़्यादा दिख जाएंगे और स्कूलों के रास्ते में सबसे कम नजर आएंगे, तो सोचिए वहाँ का समाज कितना दबा और कुचला होगा। ये चीज़ें आज भी है और उस समय भी था जिस समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष भी थे। बाल गंगाधर तिलक को ये बातें समझ में आ गई कि जब तक हम सारे लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक इन सारे लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं करेंगे, तब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, एकजुट होकर के खड़े नहीं हो सकते। और यही वजह था कि उन्होंने है ना गणपति उत्सव मनाई ताकि धर्म के आधार पर सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सके। महाराष्ट्र में एक छोटे जगहों पर गणपति उत्सव मनाने वाले सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे, आज जो पूरे भारत में मनाई जाती है। फिर उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाई, और ये सिर्फ एक मकसद था ताकि सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि आप देखिएगा धर्म सभी लोगों का भावनात्मक लगाव होता है धर्म का। किसी को कुछ भी कह दीजिए तो तुरंत आ जाएंगे, भले घर में खाने के लिए हो या ना हो, है ना, घर रहने के लिए हो ना हो, लेकिन धर्म की बात पे वो हमेशा लड़ने को तैयार होता है। छोटे दिमाग वाले जो लोग हैं अक्सर ये करते हैं, और ये बाल गंगाधर इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि कोई बात नहीं यार,
हमें जब तक इस सारे लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक इस छोटे छोटे यानी कि जितने भी समूहों में बटे हुए जो लोग हैं जिनको ये पता तक नहीं है, उन सारे लोगों को जब हम एक छत के नीचे नहीं लाएंगे, तब तक यह आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो ही नहीं सकता। ये बात बाल गंगाधर तिलक को पता था। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उन्होंने किया भी। उसके बाद यहां पर देखिए गर्मपंथियों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था जी। तो योगदान को देखिए, कहता कि अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को उजागर कर दिया और यही वास्तविक स्वरूप को उजागर करने में नाकामयाब रहा नरमपंथी। गर्मपंथियों ने तो उजागर कर दिया, है ना। और यहां पर कहता है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि मात्र नरमपंथी में मात्र पढ़े लिखे कुछ सूक्ष्म में मुट्ठी भर लोग ही शामिल थे। इस आंदोलन को जमीन पर ला करके जन आंदोलन में तब्दील करना उनके बस की बात नहीं थी। और ये किसने किया? तो गर्मपंथी लोगों ने किया। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे भारत के लिए। इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। अगर राष्ट्रीय आंदोलन में अगर भूमिका की बात कर दिया जाए तो इस भूमिका में गर्मपंथियों का सबसे ज़्यादा योगदान है। आज भी हम भारत के लोग, आज भी देखिए, जब 2014 में जब नई सरकार बनी थी तो भारत सरकार ने सबसे पहले टारगेट किया था युवाओं पे टारगेट किया गया था, है ना। आप देखते होंगे सरकार कितना झूठा वादा किया आपसे, आपको अपने झांसे में लिया, क्योंकि उस व्यक्ति को ये बात पता था कि आप कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यही वजह था। यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर ही आप इस बात को समझिएगा, युवाओं को टारगेट यहां पर भी किया गया, क्योंकि आंदोलन में चीजों को बदलने के लिए, है ना, क्रांति के लिए युवाओं का होना बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द और सबसे ज्यादा तकलीफ में और सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेलते भी हैं कहाँ? तो भारत में झेलते हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से लाठी भी खाना पड़ता है। इतना तकलीफ और इतना, है ना, मुश्किल वाली ज़िंदगी हो गई है। लेकिन बात यहाँ समझिएगा बाद में, है ना, चीज़ों को हम लोग आगे भी बात कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। एक चीज़ समझिएगा, महात्मा गांधी जब भारत में आए तो महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ गई कि मात्र मुट्ठी भर लोग ही अंग्रेजी सरकार से टकराते हैं। जिस तरह से आप देखिएगा 1857 की क्रांति में मात्र मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनका अधिकार अंग्रेजी सरकार के द्वारा छीना जाता है, जिनका जो अधिकार है अंग्रेजी सरकार के द्वारा छीना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा उनके अधिकार को, है ना, निरस्त कर दिया जाता है, उनके अधिकारों से वंचित कर देता है, महरूम कर देता है। तब जाकर के जो छोटे छोटे जमींदार हैं, वो जमींदार अपने हक और अधिकार के लिए अंग्रेजी सरकार से क्या करते हैं? लड़ जाते हैं। इसमें सारा का सारा लोग क्या है? साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि बहुत ऐसे राजा महाराजे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे, और बहुत कम ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे कम जमींदार थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, है ना। तो यही चीजें थी। तो यहाँ पर कहता है कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण स्वदेशी उद्योग धंधों को क्या मिला? फायदा मिला। अगर मानते हैं, अगर हम भारत के पास, अगर एक परिवार में, यहाँ तक आप समझिए ना कि अगर 10 केजी, है ना, 10 केजी चावल की ज़रूरत हमारे पास है और हम लोग डेली खा रहे हैं। अगर ये चावल हमको नहीं मिले तो हमें खाने के लिए कुछ और चाहिए, है ना, कुछ और चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप देखिएगा विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया जाने लगा तो जिस तरीके से हमारा जो उद्योग धंधा पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, वह फिर से क्या हुआ? पनपने लगा। क्योंकि इनका बाजार क्या था? उस पीरियड में भारत का जो कुटीर उद्योग था वह धीरे धीरे खत्म हो गई थी। किसके कारण? इस विदेशी वस्तुओं के कारण। और जब हम लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तो हमारा जो स्वदेशी वस्तुएं थी यह धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलप होने लगा। यही चीज़ें था। तो यही यहाँ पर
यहीं पर दिखाने की कोशिश किया गया है ना। और एक चीज़ और भी देखा जाए, चलिए यहाँ पर कहता है कि उन्होंने स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जिससे समाज में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और इतना ही ये बात थोड़ी थी कि हम सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में, है ना, दाल चावल कपड़े ये सारा चीज़ें नहीं था, साथ ही साथ शिक्षा भी था कि भाई हम शिक्षा भी कौन सा रखेंगे, तो स्वदेशी शिक्षा रखेंगे। विदेशी शिक्षा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बहुत विदेशी शिक्षा को यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को लोगों ने अपनाया भी और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश भी यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिससे समाज में शिक्षा को बढ़ावा मिला। और उन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत किए थे, जैसे कि तिलक पहले राजनेता थे जिन्हें जेल जाना पड़ा। भारत में एकमात्र बाल गंगाधर तिलक जो सबसे ज़्यादा बार क्या करते हैं, जेल जाते हैं, सबसे ज़्यादा बार। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट यहाँ देखा जाए, कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज की मांग की गई। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, स्वराज की मांग की गई। जैसे आप देखते होंगे 1906 में, है ना, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और पहली बार यही राष्ट्रीय यानी कि कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग रखी गई थी। पहली बार स्वराज की मांग रखी जाती है, पहली बार। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज की मांग की गई थी पहली बार। और यहाँ पर देखिए कहता है कि गर्मपंथियों की सीमाएं और कमियां भी हैं। तो क्या कमियां हैं और क्या सीमाएं हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली कमी, इनके अतिवादी रवैये के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। टकराहट थी विचारों को लेकर के। विचार में क्या था, यानी कि अतिवादी रवैया था, उग्र, जल्दी करिए, आपका विचार अलग है, मेरा विचार सही है, हम ऐसे करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि इनके आक्रामक रुख के कारण अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन का दमन कर दिया और जिससे हमेशा नरमपंथियों को डर लगा रहता था। नरमपंथी को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर हम गर्मपंथियों के विचारों को एक्सेप्ट कर लें तो ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत दमन कर देगी। दमन करने में थोड़ा भी कमी और थोड़ा भी हिचकिचाएगी नहीं। और यही वजह था कि नरमपंथियों को हमेशा डर लगा रहता था दमन करने से, और इनके अतिवादी रवैये की वजह से इनका दमन करना पड़ा अंग्रेजी सरकार द्वारा। और इनके धार्मिक प्रतीकों को प्रयोग के कारण राष्ट्रीय आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। नुकसान पहुंचता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सांप्रदायिकता जो है वो मतलब दिखने लगती है। जैसे आप देखते हैं कांग्रेस में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ जाता है। मुसलमानों को ये लगता है कि अरे यार ये लोग सिर्फ हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये ठगा हुआ महसूस करते हैं। इनको कहीं ना कहीं वो डर लगता है कि हमारे पास भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हमारे लोगों की बात करे, हमारी बात करे। और ऐसा नहीं था कि इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में मदद नहीं की, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में इन लोगों ने भी मदद किया था। और यही वजह था, देखिएगा, जो स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था उदारवादियों के समय में, वह स्वरूप यहाँ आते आते क्या हुआ, टूट गया गर्मपंथियों के समय में, है ना। यहाँ पर क्या होता है, तो नुकसान पहुँचता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है कि इन्होंने, है ना, इन्होंने अंग्रेजों के बजाय नरमपंथियों की आलोचना अधिक की थी और गर्मपंथी आपस में संगठित नहीं थे, है ना। याद रखिएगा, अगर आप दो चार दोस्त हैं, है ना, तो अगर आपका दोस्त बहुत ही कामयाब होते जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो तो ज़्यादा उसके पीछे मत पड़िए, आप अपने पीछे पड़िए। ये कमियां होता है। हम इतिहास से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे तो। और यही वजह था, अगर देखा जाए तो गर्मपंथी का विचार बहुत अच्छा था। युवा अगर आप हैं तो युवा लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ कमियां है, उस कमियां को ख़त्म कर दिया जाए तो यह आंदोलन अपने स्वरूप को अंजाम तक पहुंचाता, लेकिन पहुंचा नहीं पाया। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनका दमन भी कर दिया गया। दमन क्यों किया गया, अतिवादी कारणों के कारण। और ऐसा हुआ कि नरमपंथी भी इनका साथ देने से मना कर दिया और कहा कि हम तुमको निरस्त करते हैं, 7 वर्षों के लिए हम तुमको अपने संघ से और अपने कमिटी से अलग रखते हैं।
हम तुम्हारे साथ न उठेंगे, न बैठेंगे, न तुम्हारे साथ बात करेंगे। और यही वजह था कि कई समय तक, कई वर्षों तक अलग रहना पड़ा। और जाकर के 1916 के अधिवेशन, जो लखनऊ अधिवेशन हो रही थी, उस अधिवेशन में दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। वो भी बहुत मतलब समझिए कि कमिटमेंट करने के बाद। तो यहाँ पर कहता है कि इन्होंने अंग्रेजों के बजाय नरमपंथियों की आलोचना अधिक की थी, है ना। और गर्मपंथी क्या थे, आपस में कभी संगठित ही नहीं होते, सबका अपना अपना रोना था। यही वजह था कि देखिए बाल गंगाधर तिलक अलग हो जाते हैं, लाला लाजपत राय अलग हो जाते हैं, यहाँ तक कि अरविंद घोष भी अलग हो जाते हैं। और जिस तरह से दमन चलाया जाता है, जिस तरह से इन लोगों के ऊपर सरकारी दमन चलती है, इन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि अरविंद घोष को सन्यासी जीवन बिताना पड़ता है। और 1920 तक आते आते बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, ये सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या है। तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को हम लोग करते हैं नेक्स्ट।